तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को जिसका नाम है द केव। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देखने में काफी मजा आता है। इनफैक्ट आपको स्टार्टिंग से ही मजा आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम कोल्ड वॉर का समय देख पाते हैं, जहां पर आर्टिफैक्ट्स और पुरानी कीमती चीजें चुराने वाला एक ब्रिटिश लुटेरों का ग्रुप एक पुराने चर्च को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उन्हें कुछ ही समय पहले पता चला था कि उस चर्च के अंदर काफी कीमती चीजें मिल सकती हैं जिसे चर्च के अंदर छुपाया गया है। अब आगे ये ग्रुप उस चर्च में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ये सभी डायनामाइट लगाकर रास्ते को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ये सोचे समझे बिना कि साइट पुरानी है जिससे कि रास्ता खुल तो जाता है, लेकिन पुराना चर्च होने की वजह से उस चर्च का फ्लोर टूट जाता है और सभी नीचे जमीन में धंस जाते हैं। जिसके अगले ही पल वहां पर पूरा चर्च भी टूट जाता है और सभी वहीं कैद हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें वहां पर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब सीन सीधे कई सालों के बाद प्रेजेंट में आता है, जहां पर हम एक एक्सकेवेटिंग टीम को उसी जगह पर रिसर्च करता हुआ देख पाते हैं। और उस टीम को डॉक्टर निकोलाई लीड कर रहे थे और उनके साथ वहां पर डॉक्टर कैथरीन भी उनकी मदद कर रही होती है। खैर वहां हम एलेक्स नाम के उनके कैमरामैन को भी देखते हैं, जो कि इस रिसर्च की सभी जरूरी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था ताकि आगे जाकर इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सके। खैर अब खुदाई करते टाइम उनकी टीम भी ठीक उसी जगह जा पहुंचती है जहां मूवी की शुरुआत में उन ब्रिटिश लुटेरों का ग्रुप पहुंचा था। और वहां से अंदर जाने पर उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक बड़ी गुफा है जिसके अंदर से पानी का एक रास्ता है जो कि एक दूसरी गुफा तक पहुंचता है, जहां जाकर उन्हें अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी थी। अब डॉक्टर निकोलाई से ये समझ जाते हैं कि इस रिसर्च को पूरा करने के लिए उन्हें एक स्कूबा डाइवर्स की टीम की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर जैक नाम के एक स्कूबा डाइवर और उसकी टीम को एक्सकवेशन के लिए हायर करते हैं, जिसके लिए जैक की टीम भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। इस टीम का लीडर जैक था और इस टीम के अंदर जैक का भाई टाइलर भी शामिल था। इन दोनों के अलावा टीम के अंदर कई और मेंबर्स होते हैं, जैसे कि चार्ली जो कि रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट है, स्ट्रोड जो कि सोनार एक्सपर्ट है, टॉप जो कि सर्वाइवल एक्सपर्ट है और आखिरी मेंबर है ब्रिग्स। अब ये टीम एक्सकवेशन वाली जगह पर पहुंचती है जहां पर टाइलर की मुलाकात कैथरीन और एलेक्स से होती है और बातों ही बातों में वो दोनों को ये बताता है कि उनके पास अब ऐसे ऑक्सीजन टैंक्स हैं जिससे कि वो पानी के नीचे 24 घंटों तक रह सकते हैं। वहां टाइलर को भी कुछ बहुत ही पुराने जूते भी दिखाई देते हैं, जिनके बारे में एलेक्स ये बताता है कि ये उन बदनसीब लोगों के हैं जो कि यहाँ पर कभी आए होंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मूवी के शुरुआत वाले ग्रुप के लोगों के जूते हो सकते हैं। खैर अब आगे सभी एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और जैक आकर सभी को अपना प्लान बताता है कि सबसे पहले वो लोग पानी के अंदर किसी एक व्यक्ति को भेजकर उस गुफा को ढूंढेंगे जहां पर उन्हें रिसर्च करनी है, और जब एक मेंबर वहां पहुंच जाए तो उसे ट्रैक करते हुए बाकी मेंबर्स भी वहां पर चले जाएंगे। और ये प्लान सभी को बहुत सही लगता है और जैक ब्रिग्स को ट्रैकिंग के लिए भेजने का डिसाइड करता है, जो चीज टाइलर को उतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि टाइलर सबसे पहले पानी में जाकर उस गुफा को ढूंढना चाहता था। अब आगे हम डॉक्टर निकोलाई को देख पाते हैं, जो कि सभी से ये कहानी बता रहे थे कि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि काफी समय पहले एक राजा ने आकर इन्हें गुफाओं के अंदर यहाँ पर रहने वाले मॉन्स्टर से फाइट करी थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने उस मॉन्स्टर के बाहर आने का रास्ता बंद कर दिया था ताकि ह्यूमैनिटी के ऊपर खतरा ना आए। खैर कुछ ही देर के बाद में ब्रिग्स पूरी तैयारी के साथ पानी में डाइव करता है, लेकिन ज्यादा दूर जाने की वजह से उसका सिग्नल लॉस्ट होने लगता है, जिसके कुछ ही समय के बाद में उसका सिग्नल वापस कनेक्ट होता है और ब्रिग्स सबको ये बताता है कि वो उस गुफा के यहाँ पहुंच चुका है जहां पर उन्हें जाना था। अब ब्रिग्स उनसे लाइव बात कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसके पास एक अजीब सा जानवर आता है जिसे आज तक किसी ने देखा तक नहीं था। अब ब्रिग्स उस अनजान जानवर के साथ खेलने लगता है और अचानक से ही उसे वहां पर किसी डरावनी चीज होने का एहसास होता है, जिसके बाद उसका सिग्नल फिर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये देखकर जैक को ये लगता है कि शायद सिग्नल वायर्स में कुछ दिक्कत आ गई होगी, इसलिए वो टाइलर और स्ट्रोड को वायर्स को चेक करने को कहकर बाकी लोगों के साथ ब्रिग्स के पास जाने लगता है। जैक के साथ वहां पर कैथरीन, डॉक्टर निकोलाई और एलेक्स भी होते हैं और रास्ते में जाते हुए एलेक्स पानी के अंदर ढेर सारी चीजों की फोटो लेता रहता है। अब जैक बाकी लोगों के साथ ब्रिग्स की लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर उन्हें पुराने एक्सकवेशन की टीम का सामान भी मिलता है, जिससे कि ये साबित हो रहा था कि यहाँ पर इनसे पहले भी कोई रिसर्च करने आया था, लेकिन प्रोबेबली वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाए, यानी कि यहाँ खतरा था। दूसरी तरफ हम टाइलर और स्ट्रोड को देखते हैं जहाँ पर स्ट्रोड टाइलर से थोड़ा अलग हो जाता है और टाइलर को सिग्नल वायर्स कटे हुए मिलते हैं जिनकी वजह से सिग्नल टूटे थे, यानी कि उनको काटा गया।
टाइलर उन वायर्स को जोड़ने के लिए कुछ करता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रोड पर किसी बड़े से क्रीचर ने हमला कर दिया, जो कि स्ट्रोड को घसीटते हुए पानी के बड़े से दरार में ले जाने लगता है और स्ट्रोड खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। हालांकि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी स्ट्रोड को वो क्रीचर घसीटते हुए उन दरारों में खींच कर ले जाता है और उसके पीछे उसका ऑक्सीजन टैंक जो होता है वो पत्थरों से टकरा जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। तब तक टाइलर को भी समझ आ जाता है कि स्ट्रोड खतरे में है, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंच पाता, ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से टाइलर को जैक और सभी लोगों के पास आना पड़ता है। वो सबको ये बताता है कि स्ट्रोड पर शायद किसी क्रीचर ने हमला किया, जिसके बाद जैक कुछ और जनों के साथ स्ट्रोड को ढूंढने जाता है। पर जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं, वहां के पत्थर अपने आप गिरने लगते हैं, जिससे कि होता यह है कि वापस जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पर ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। अब वापस आकर सभी डिस्कशन करने लगते हैं कि आखिर स्ट्रोड के साथ क्या हुआ होगा और कैसे वो सभी यहाँ से वापस जा सकते हैं, जिस पर जैक सबसे ये कहता है कि वो सभी पुराने रास्ते से यहाँ वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो रास्ता लगभग ब्लॉक्ड है और इसलिए उनको नया रास्ता ढूंढना होगा। साथ ही साथ सभी वहां पर मिले एक क्रीचर से बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में तो बिल्कुल छछूंदर जैसा ही था, पर उसका आकार हद से ज्यादा बड़ा था। जैक तब डॉक्टर निकोलाई से पूछता है कि स्ट्रोड पर किस जानवर ने हमला किया होगा, तो इस पर निकोलाई कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन ब्रिग्स तभी गुस्से में जैक से कहने लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा क्रीचर है जो कि बहुत खतरनाक है, जिसने कि स्ट्रोड को खत्म कर दिया। और उसका तो ये भी मानना था कि उसी ने उनसे पहले आने वाले एक्सकेवेशन टीम को भी मारा होगा, जिस पर जैक ब्रिग्स को शांत रहने के लिए कहता है और सभी से आराम करने के लिए कहकर वापस से टॉप के साथ वापस जाने के लिए नए रास्ते की तलाश में निकल पड़ता है। जिस दौरान दोनों एक ऐसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर उन्हें ढेर सारे स्कॉर्पियंस दिखाई देते हैं और दोनों वहां से लौटने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बीच में जैक पर भी वही सेम क्रीचर हमला करता है। पर टॉप की मदद से किसी तरह जैक वहां से जिंदा निकल पाता है, जिसके बाद दोनों बेस पर वापस आते हैं और तब जैक के बॉडी से उस क्रीचर के क्लॉ को निकाला जाता है, जो कि जैक को बचाते वक्त जैक के शरीर में फंसकर टूट गया था और इसी वजह से जैक को काफी चोट आ गई थी और वो क्लॉ काफी ज्यादा बड़ा था। इनफैक्ट उस क्लॉ को देखकर ऐसा लग रहा था कि टूटने के बावजूद भी उसके अंदर लाइफ है। अब कैथरीन जब उस क्लॉ को एग्जामिन करती है तो उसे उसके अंदर एक अलग ही पैरासाइट दिखता है, जो कि सेम पैरासाइट उस छछूंदर वाले जानवर के अंदर भी था। कैथरीन इसको देखकर ये कहती है कि यहाँ पर रहने वाले क्रीचर जमीन पर रहने वाले क्रीचर से काफी अलग हैं और शायद इसका रीजन यही पैरासाइट है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात इनके लिए ये होती है कि ये सभी जमीन से फिलहाल 3 मील नीचे हैं और इनके पास सिर्फ 12 दिन का खाना है। और जैसे कि सभी लोग यहीं पर हैं तो ये सभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इन्हें बचाने कोई ऊपर से नीचे आएगा। अब आगे जैक सबसे ये कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है और इतना कहकर वो सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी एक वाटरफॉल के पास आकर रुकते हैं, जहाँ से जैक सबको नीचे जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके हिसाब से वहीं से उनको निकलने का रास्ता पता चलेगा। जिसके अंदर जब कैथरीन जाती है तो उसे कोई वाटरफॉल के बीच में ही पकड़ लेता है, जिससे कि कैथरीन मदद के लिए चिल्लाने लगती है और दूसरी तरफ डॉक्टर निकोलाई को भी उस वाटरफॉल को पार करते हुए पैरों में चोट आ जाती है। हालांकि कैथरीन किसी तरह उस वाटरफॉल से बाहर आ जाती है और टाइलर को आकर ये कहती है कि किसी ने बीच में उसको पकड़ लिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर निकोलाई के ऊपर एक दूसरा बड़ा सा क्रीचर हमला करता है जो कि उनका पीछा करते हुए आ रहा था। जैक भी जब ये देखता है तो वो डॉक्टर निकोलाई को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है, पर एक पॉइंट पर जाकर वो क्रीचर जैक के सामने ही डॉक्टर निकोलाई को खत्म कर देता है और उस वक्त जैक उस क्रीचर के शरीर पर कुछ शब्दों को देखता है जो कि किसी टैटू जैसे लग रहे थे, जो कि इस बात के सबूत थे कि ये क्रीचर असल में पहले इंसान ही थे और अब ये क्रीचर्स में बदल चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। खैर वाटरफॉल से नीचे आने के बाद में कैथरीन जैक के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसके हिसाब से ये वाटरफॉल वाला आइडिया अच्छा नहीं था और डॉक्टर निकोलाई पहले से ही इतनी गहराई में जाने से मना कर रहे थे। पर जैक इसका कुछ जवाब नहीं देता और फिर सब गौर करते हैं कि चार्ली वहां के चट्टानों पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। चार्ली को ऊपर की तरफ एक रास्ता दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वहां पर जा रही थी और बाकी सभी उसे नीचे आने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन चार्ली का ये फैसला उस पर भारी पड़ता है क्योंकि उसे वहां पर वैसा ही एक क्रीचर दिखता है जो कि उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है, जिससे कि चार्ली काफी लड़ने की कोशिश करती है और फ्लेम थ्रोअर से उसे जलाकर मार भी देती है। लेकिन इन सब के दौरान चार्ली की मौत हो जाती है। अब आगे जैक चार्ली की डेड बॉडी नीचे लेकर आता है और चार्ली की मौत की वजह से वो काफी दुखी था और यहाँ पर एक बात तो साबित हो जाती है कि इन क्रीचर्स को मारा जा सकता है। अब तभी सब ये नोटिस करते हैं कि जैक धीरे धीरे चेंज हो रहा था, उसके बोलने का तरीका पूरा बदल चुका है, उसका चेहरा भी चेंज होता जा रहा था, वो भी उस क्लॉ की वजह से जिसके अंदर पैरासाइट था। साथ ही साथ कुछ चीजें जो कि हम पहले से ही जैक के अंदर नोटिस कर रहे थे कि जैक को अब सबकी बातें सुनाई देती हैं, जबकि वो उनसे काफी दूर खड़ा हुआ था, यानी कि इन क्रीचर्स की सुपर हियरिंग की पावर्स भी है।
जिसके लिए कैथरीन ये एक्सप्लेनेशन देती है कि शायद यहाँ पर जो लोग भी इंसान वगैरह कोई भी जानवर मर जाते हैं वही लोग पैरासाइट्स की वजह से इन खतरनाक क्रीचर्स में चेंज हो जाते हैं। और ऐसा ही अब जैक के साथ हो रहा था, क्योंकि उस पर भी उस क्रीचर ने हमला किया था और अब धीरे धीरे वो भी उसी क्रीचर में बदलता जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सच थी। इस वजह से कैथरीन जैक के बनाए हुए प्लान को फॉलो करने से मना कर देती है और इस पर जैक सबसे ये कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। जिसका ये रीजन था कि जैक को क्रीचर बनने की वजह से जो शक्तियां मिल रही थी उसके जरिए वो यहाँ से निकलने के रास्ते को ढूंढ पा रहा था और जैक ये चाहता था कि सब यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा पाएं। अगर वो यहाँ पर फंस भी गया एटलीस्ट वो सबको बचा पाएगा। हालांकि कैथरीन यहाँ पर जैक की बात नहीं मानती और उनका ग्रुप अलग हो जाता है, जहाँ पर जैक के साथ टाइलर और टॉप जाते हैं और कैथरीन के साथ में एलेक्स और ब्रिग्स थे। अब जैक टाइलर और टॉप को एक दूसरी जगह से आगे लेकर जाता है, जहां से जाते हुए फिसलने की वजह से टॉप का पैर फ्रैक्चर हो गया था। पर फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। वहां पर पहुंचकर जैक टाइलर और टॉप से कहता है कि मैं कैथरीन और बाकी लोगों को भी यहीं पर लेकर आता हूं। पर टाइलर जैक को जाने से मना करके उसे आराम करने के लिए कहता है और खुद कैथरीन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिग्स पर क्रीचर हमला करता है और ये देखकर कैथरीन और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। अब टाइलर जब ब्रिग्स को बचाने के लिए उस क्रीचर के पीछे जाता है तब उसे ब्रिग्स लगभग मरी हुई हालत में मिलता है, जहां पर उस वक्त वो क्रीचर टाइलर पर भी हमला करने वाला था। पर उससे पहले ही कैथरीन वहां पर आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और आगे सभी एक साथ वापस आ जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से जाने का रास्ता मिल चुका था, पर इनके पास कैथरीन और एलेक्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, जिसको लेने के लिए टाइलर आगे जाता है पर उसके खुद के ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिसलकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आवाज होने लगती है और वहां जितने भी वैसे क्रीचर्स थे सभी इन पर हमला कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस पैरासाइट की वजह से ये जो भी क्रीचर बनते हैं उनकी सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब उस वक्त हम जैक को सभी क्रीचर से लड़ता हुआ देखते हैं और वो उस वक्त अपने सभी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था जो कि उसे पैरासाइट से इन्फेक्ट होने की वजह से मिल रही थी। अब इन सब के दौरान एक क्रीचर एलेक्स को मार डालता है और जैक फिर ये नोटिस करता है कि वो क्रीचर अब टाइलर के ऊपर हमला करने वाला है। इसलिए जैक एक ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लास्ट करता है और उस क्रीचर को पकड़कर चट्टानों के साथ पानी में गिर जाता है। अब उसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि टाइलर, कैथरीन और टॉप पानी के रास्ते के जरिए वहां से बाहर आ जाते हैं और फाइनली तीनों जिंदा बचकर निकल जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम कैथरीन और टाइलर को कुछ समय बाद मिलता हुआ देख पाते हैं, जहां पर बातें करने के बाद में कैथरीन टाइलर को किस करके वहां से जाने लगती है और टाइलर तब नोटिस करता है कि कैथरीन की आंखें चेंज हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गुफा के अंदर जैक की आंखें बदल रही थी। यानी कि कैथरीन भी अब उस क्रीचर में चेंज हो रही है, जिस वजह से टाइलर उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही कैथरीन भीड़ में गायब हो जाती है। यानी कि एक टाइम पर जिस राजा ने उस क्रीचर को यहाँ पर रोका था, असल में वो क्रीचर नहीं बल्कि वो इस पैरासाइट को रोक रहा था, उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। राजा समझ गया था कि इनको मारने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। उस चर्च के अंदर यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि यही राज दफन थे और यहाँ पर ही जितने भी क्रीचर्स थे वो मूवी के शुरुआत वाले लोग थे, जो कि विद टाइम यहाँ पर कन्वर्ट हो गए थे इन क्रीचर्स के अंदर। राजा यहाँ पर इसी चीज को तो रोकना चाह रहा था कि ये पैरासाइट धरती के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी धरती खत्म है। और मेरे ख्याल से अब जो कैथरीन है वो इस क्रीचर में चेंज हो जाएगी और यहाँ पर वो यही करेगी। धरती पर अब ढेर सारे ऐसे क्रीचर्स होने वाले थे। इनफैक्ट यहाँ पर कैथरीन ने टाइलर को किस किया है एंड ये पैरासाइट शायद से किस के जरिए भी फैल सकता है, तो हो सकता है कि टाइलर भी फ्यूचर में ऐसे क्रीचर्स में चेंज हो जाए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब बात करें हम एंडिंग के बारे में, तो ये सच है कि कैथरीन उस क्रीचर में बदल रही है, जिसका रीजन हो सकता है कि उसे उस वक्त किसी क्रीचर ने काट लिया होगा या फिर कहीं पर कुछ कट लग गया होगा। पर यहाँ पर ये हो सकता है कि जो कैथरीन थी वो डॉक्टर की साथी थी, तो हो सकता है कि उसने पैरासाइट को अपने साथ पानी से बाहर निकाल लिया होगा और उसकी पावर्स को देखकर कैथरीन ने खुद के शरीर में उस पैरासाइट को डालकर खुद को इन्फेक्ट कर लिया हो ताकि वो सुपर ह्यूमन बन जाए। उसने देख लिया था कि जैक के पास में सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर हियरिंग आ गई थी, वो काफी ज्यादा मजबूत हो गया था। हो सकता है उसने इस पैरासाइट को डेड कर कर खुद के अंदर इन्फेक्ट किया हो ताकि जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो उसके अंदर आ जाएं, लेकिन नेगेटिव चीज ना आए। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है कि क्या अभी तक जैक जिंदा है, तो मेरे हिसाब से वो अब भी जिंदा ही होगा और उस ब्लास्ट में वो वहां पर कैद हो गया होगा। प्रोबेबली अब तक वो क्रीचर में बदल चुका होगा जिसके पास पुरानी कोई भी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर सुपर स्ट्रेंथ आएगी, सुपर स्पीड आएगी, तो एक चीज तो जाएगी जो कि है दिमाग। और वहां पर जो पैरासाइट है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ऐसे ही रिएक्ट करता है, जिस वजह से वहां पर रह रहे सभी जानवर बहुत अजीब से डरावने थे, अपने नॉर्मल साइज से बड़े थे, सुपर स्ट्रेंथ वाले थे। स्पेशली इंसानों के लिए तो बहुत ही खतरनाक थे।
अब देखो, इस तरह की एक मूवी और थी जिसका नाम द डिसेंट था। उसके 2 पार्ट थे, मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वहां पर एक ड्रॉबैक ये था कि हमको ये पता नहीं चलता कि ये क्रीचर आखिर बनते कैसे थे। उनके पास भी सेम टाइप की शक्तियां थी, वो अजीब से दिखते थे, वो भी इंसानों से ही कन्वर्ट हुए थे और प्रॉपरली वहां पर बिल्कुल इंसानी बस्ती की तरह रहा करते थे। लेकिन बस ये था कि वो इंसानों को खाया करते। बट इस मूवी के अंदर खास बात ये लगी कि इसके अंदर एटलीस्ट उनके ओरिजिन्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे बने। बाकी आप लोग बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए